हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने मेरा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड ए फ्रिज एट 10% गेन, शॉपकीपर गेन्स ₹3250, ठीक है। एक टीवी को 5% प्रॉफिट पे बेचने पे और एक फ्रिज को 10% प्रॉफिट पे बेचने पे, गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है ना। तो एक टीवी को 5% प्रॉफिट और फ्रिज को 10% प्रॉफिट पे बेचने पे शॉपकीपर गेन्स ₹3250। शॉपकीपर ने कितने कमाए? 3250 रुपये कमा लिए, ठीक है। मतलब इतने का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बट इफ़ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन एंड द फ्रिज एट 5% लॉस, लेकिन अगर वो उसी टीवी को 10% प्रॉफिट पे बेचता है और फ्रिज को 5% के घाटे पे बेचता है, ही गेन्स ₹1500, तो वो 1500 रुपये कमाएगा, ठीक है। गेन्स मतलब होता है कमाना, ठीक है ना। प्रॉफिट होता है, गेन यहाँ पे भी आया मतलब प्रॉफिट। फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड डेट ऑफ द फ्रिज। तो हमको कॉस्ट प्राइस पता लगानी है टीवी की और फ्रिज की। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने की दुकानदार को पड़ी थी, ठीक है, ठीक है। जितने की बेची वो पता नहीं लगानी, जितने की उसको पड़ी थी, ठीक है। तो हमें क्या पता लगानी है? कॉस्ट प्राइस पता लगानी है, मतलब टीवी की कॉस्ट कितनी थी और फ्रिज की कॉस्ट कितनी थी, ठीक है। तो देखो, टीवी को उसने 5%, देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहले तो जो कॉस्ट प्राइस है टीवी का उसको एक्स मान लिया जाए, ये तो सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ, आसान मतलब जो सीधा देखते हैं, बिल्कुल सीधा तरीका। कॉस्ट प्राइस टीवी का हमने एक्स मान लिया, कॉस्ट प्राइस हमने किसका? फ्रिज का हमने लेट, ठीक है। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज का हमने वाई मान लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? 5% का गेन है, तो 5% का गेन का मतलब क्या होता है? एक्स, अगर एक्स कॉस्ट प्राइस है तो उस पर हमने 5% कमाए, ठीक है। तो एक्स का 5%, एक्स इंटू 5/100 प्लस वाई का कितना? 10%, 10%, ठीक है। 5% जो प्रॉफिट और लेस होता है वो हमेशा सी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, ठीक है ना। किस पे होता है? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे होता है। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, परसेंट हमें दिया हो, तो उस परसेंट को हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो है एक्चुअल जो हमारा कॉस्ट, जो हमारा गेन हुआ होता है वो निकल जाता है, ठीक है ना। तो पहले तो हमारा देखो, दोबारा लिख देता हूँ। एक्स हमने क्या मान ली? सीपी कॉस्ट प्राइस टीवी की, वाई मान ली हमने कॉस्ट प्राइस फ्रिज की। तो जो हमको टीवी पे फ़ायदा हुआ पहली वाली में 5% का हुआ था, तो एक्स इंटू 5% यानी कि 5/100 प्लस जो हमें टीवी में फ़ायदा हुआ कितना हुआ था? 10% का, यानी कि वाई इंटू 10%, ठीक है। ये कितने के बराबर था हमारा? 3250, ठीक है, 3250, ठीक है। इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेना, एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे? इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 3250 और 00, यही बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो 5x प्लस 10y, अब इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, तो 5 आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 2y इक्वल टू, इधर 2 से तो 3250 और इसको मैंने लिख दिया 0 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड कर लेंगे तो एक 0 जो लास्ट का है इसको काट के मैंने लिख लिया इंटू 10, ठीक है। तो 5 2 या 10 हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को। अरे यार, ये 5 यहाँ से हट जाएगा ना जब कॉमन लेंगे, तो चाहे 2 5 या 10, 1 कैरी, 2 2 या 4 5, 2 3 या 6 और 2 0 और लग जाएंगे, 6 6 5 0 0 0। तो x प्लस 2y मेरा क्या आ गया? 6 5 0 0 0, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन कैसे निकल जाएगी? क्या कह रहा है? अगर वो टीवी को 10% फ़ायदे पे बेचता है, 10% फ़ायदे पे बेचने का मतलब क्या है? एक्स को किस पे? 10% के फ़ायदे पे बेचा, ठीक है। 10% का फ़ायदा ये हो गया, और फ्रिज को 5% के लॉस पे बेचता है, तो फ्रिज क्या था हमारा? वाई। इसको कितने में बेचा? 5% के लॉस पे, यानी कि -5/100, ठीक है। जब घाटा होता है तो क्या होता है? माइनस लगा देते हैं, ठीक है। बेचा तो उसको कितने का टोटल फ़ायदा हुआ? 1500 रुपये का, ठीक है। अगर ये 1500 रुपये का घाटा होता तो कैसे लिखते? तो -5, तो क्या लिखते? -1500 लिखते, माइनस लगा देते। लेकिन ये फ़ायदा है तो क्या लिखेंगे? सीधा 1500 रुपये, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 0 0 0 0। पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। ऐसे ही इसमें किया था मैंने, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, नीचे वाले 100 कट जाएंगे, ऊपर 100 दो जीरो जुड़ गए थे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसमें भी 5 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको मैंने मान लिया क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है 15 1 2 3, 15,000 इंटू 10 लिखा हुआ है, तो 5 से डिवाइड होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 15 2 या 30 है ना, 15 2 या और या फिर एक और तरीका होता है, आपको पता ही होगा, 15 1 2 3 4 डिवाइड किससे कर रहे हैं 5 से, तो एक और तरीका क्या होता है, दोनों को नीचे से 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इससे क्या है नीचे वाला 10 बन जाएगा, ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 15 2 या 30, 15 2 या 30 हो गया, तो 30 और 1 1 2 3 4 आगे 4 0, ठीक है, ये हमारा कितना, ये हमारा हो गया 15 2 या 30, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 और नीचे 10 है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 2 30,000 आ गया, ठीक है, तो 2x माइनस वाई क्या आ गया हमारा, 2x माइनस वाई क्या आ गया 30,000, 30,000, हाँ, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर x और y निकाल लेना है, x और y हमने माने थे क्या, कॉस्ट प्राइस, तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, फ्रिज की टीवी की x, कॉस्ट प्राइस फ्रिज की आ जाएगी, क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, ठीक है। एक और तरीका जो मैं बताना चाह रहा था आपको वो ये है कि देखो थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, क्योंकि ये भी आपके काम आएगा। हम अगर देखो किसी चीज़ में अगर किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है, पहले तो ये समझो 5% फ़ायदे का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में 5% फ़ायदा हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ की कीमत अगर 100 रुपये है तो हमको 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, कितने का, 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, 100 रुपये है तो 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि अगर 100 रुपये उस चीज़ की कीमत है तो वो उसको हम कितने में बेच रहे हैं, 105 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल में जो है हमारा टीवी पे पहला केस था क्या, टीवी पे जो है पहला ये था कि टीवी पे 5% का फ़ायदा हो रहा है, और पहला केस था टीवी था और फ्रिज था हमारा, ठीक है। तो पहले केस में टीवी पे 5% का फ़ायदा था और फ्रिज में था 10% का फ़ायदा, ठीक है। तो अगर मैं टीवी की कीमत 100 मान लूँ, ठीक है, तो फ़ायदा कितने का, 5 रुपये का होगा, 5 रुपये का होगा, 100 रुपये मान लूँ, इसी तरह का अगर फ्रिज की कीमत मैं 100 मान लूँ तो फ़ायदा कितना होगा, 10 रुपये का होगा, ठीक है। तो अगर लेकिन दोनों की कीमत तो एक जैसी नहीं मानी जा सकती, तो मैं टीवी की कीमत 100x मान लेता हूँ, ठीक है, 100x मान ली तो कितने का फ़ायदा होगा, 5x रुपीज़ का फ़ायदा होगा। इसी तरीके से मैं फ्रिज की कीमत 100y मान लेता हूँ तो मुझे फ़ायदा कितना होगा, 10y का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, वहाँ पे टीवी और फ्रिज की कीमत XY मानी थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या मानेंगे, टीवी की कीमत मानेंगे। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो एक एडिशनल बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर आपको दूसरा तरीका एक और बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इससे करें, ठीक है। तो फ्रिज की हमने क्या मानेंगे इस बार, 100y मानेंगे कीमत, ठीक है। लेट करके क्या लिखेंगे, इस x की टीवी की, तो जब टीवी की कीमत 100x हो जाएगी, फ्रिज की कीमत 100y हो जाएगी, तो फ़ायदा कितना हो जाएगा, 5x का हो जाएगा, और 100y तो फ़ायदा कितने का हो जाएगा, 10y का हो जाएगा, 10y, ठीक है, ये हुआ 10y का, तो 5x + 10y, ठीक है। और टोटल फ़ायदा कितना दे रखा है हमको, टोटल फ़ायदा हमको दे रखा है 3250। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन जाएगी, ठीक है, एक इक्वेशन तो आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा केस क्या था कि 10% का फ़ायदा हो रहा है टीवी में, 10% का फ़ायदा हो रहा है टीवी में, और फ्रिज में घाटा हो रहा है कितने का, 5% का, यानी कि -5%। तो फिर से वही बात, 10% का फ़ायदा, अगर हमने कीमत मानी टीवी की 100x, ठीक है, अगर 100 कीमत होती तो 10% का घाटा मतलब 10 रुपये का घाटा होता, लेकिन कीमत मैंने मान ली है 100x, तो 100x में कितना घाटा हो जाएगा, 10x का घाटा हो जाएगा, ठीक है, 10x का घाटा हो जाएगा। चाहो तो 100x का वो निकाल के देख लो, 100x का 10% निकाल के देख लो, 100x का 10% क्या हो जाएगा, 10x आ जाएगा, और क्या आएगा, ठीक है। तो 10x का फ़ायदा हो जाएगा और 5x का घाटा, ये माइनस कितना, हाँ नहीं दूसरे वाली क्या है, एक सेकंड, एंड फ्रिज को, हाँ फ्रिज में -5% का घाटा है, तो ये -5y निकल के आ जाएगा, ठीक है, घाटा टोटल घाटा। तो कुल मिला के 10x - 5y, और उसको टोटल फ़ायदा कितना हो रहा है, 1500 रुपये का। तो इस तरीके से भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व, इन दोनों, तो पहली और दूसरी को आप सॉल्व कर लेंगे, x और y की निकाल लेंगे, लेकिन इसमें जो x और y की वैल्यू निकलेंगी वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने टीवी की कीमत को क्या माना है, 100x माना है, और फ्रिज की कीमत को 100y माना है, ठीक है। तो आपका आंसर जो निकलेगा, जो भी x की वैल्यू आएगी उसको 100 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसी जो y की वैल्यू आएगी उसको 100 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल देख लेते हैं। ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक आदमी ने इन्वेस्ट किया, मतलब डाला एक अमाउंट डाला। ठीक है, एट अमाउंट इन्वेस्ट मतलब पैसे को जब हम डालते हैं उसको इन्वेस्ट करना कहते हैं। ठीक है, एट 12% पर एनम। एक आदमी ने कुछ अमाउंट 12% पे क्या किया, पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, और एंड अनदर अमाउंट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक आदमी ने कुछ अमाउंट, ठीक है, एक अमाउंट कुछ भी हो सकता है वो अमाउंट, उसको 12% पे इन्वेस्ट किया और सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इसमें कुछ सिंपल इंटरेस्ट होता है। एंड अनदर अमाउंट एट 10% पर एनम, और दूसरे अमाउंट को उसने 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। ही रिसीव्ड एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 2600 रुपये। उसको एनुअल इंटरेस्ट मतलब पूरे साल भर की जो ब्याज मिली वो 2600 रुपये की मिली। ठीक है, 2600 रुपये की ब्याज मिली। ठीक है, बट इफ़ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट्स इन्वेस्टेड, लेकिन अगर उसने इंटरचेंज कर दिए होते जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किए हैं, मतलब जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो उसने इंटरचेंज कर दिए होते, मतलब जो 12% पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो उसने 10% पे कर दिए होते, और जो 10% पे इन्वेस्ट किए हैं वो 12% पे कर दिए होते। तो क्या होता, द अमाउंट्स इन्वेस्टेड ही वुड हैव रिसीव्ड ₹140 लेस। तो 2600 रुपये जो मिले हैं उसमें से उसको 140 रुपये कम मिलते, लेस लिखा हुआ, देखो ध्यान से। बहुत से स्टूडेंट्स इसको मिस कर देंगे, क्या समझेंगे कि उसको 140 रुपये मिलते, नहीं, उसने क्या लिखा हुआ है, 140 रुपीज़ लेस, इतने रुपए कम मिलते, किससे, जो पहले मिले थे। पहले कितने मिले थे, 2600 रुपये। ठीक है, वाट अमाउंट्स डिड ही इन्वेस्ट एट द डिफरेंट रेट्स, तो उसने कितने अमाउंट क्या किए, डिफरेंट रेट्स पे कितने अमाउंट डाले। तो उसी तरीके से कर लेंगे, जो पूछा गया है उसी को एक्स और वाई मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट अमाउंट, जो पहला अमाउंट था वो कितना था, एक्स था। लेट सेकंड अमाउंट, जो दूसरा अमाउंट इन्वेस्ट किया वो कितना था, वाई था। ठीक है, तो उसको जो है बंदे को एनुअल इंटरेस्ट कितना मिला है, 2600 रुपये का। तो एनुअल मतलब क्या होता है, साल का इंटरेस्ट, साल का ब्याज कितना मिला है, इतना, मतलब उसने एक साल के लिए ही पैसे डाले थे। ठीक है, तो पहला अमाउंट हमने एक्स मान लिया, दूसरा अमाउंट क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का पहले तो हमारा फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट का SI सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, PRT/100 होता है, PRT/100। यहाँ पे P क्या होता है, प्रिंसिपल, R क्या होता है, रेट, T क्या होता है, टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब आपका स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मतलब होता है जो पैसे डाला गया उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, क्या कहते हैं, पता नहीं PAL होता है कि ELE, दो होते हैं, एक तो प्रिंसिपल, हाँ यही होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब जो आपने अमाउंट डाला है, एक होता है रेट और एक होता है टाइम। ठीक है, और एक आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल स्पेलिंग में अंतर होता है इनकी में। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, क्या होता है, सिद्धांत। ठीक है, ये प्रिंसिपल मतलब अमाउंट जो हमने डाला है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, रेट क्या है हमारा, रेट क्या है, पहले वाले केस में क्या है, 12% का रेट है, तो रेट कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। 12 आर की जगह क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। ठीक है, 12 लिखते हैं खाली, परसेंट नहीं लिखते। इस फॉर्मूले में जब रेट लिखते हैं तो खाली परसेंट हटा के लिखते हैं। ठीक है, तो रेट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। टाइम, क्योंकि उसने कहा रखा है कि उसने एनुअल इंटरेस्ट मिला है कितना, 2600 रुपये का। ठीक है, 2600 रुपये का एनुअल इंटरेस्ट मतलब साल का ब्याज जो मिला है 2600 रुपये मिला है, इसका मतलब एक साल के लिए ही उसने पैसे डाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी क्वेश्चन पढ़ के। तो टाइम कितना आ जाएगा, एक साल आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, एक साल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में जो उसको जो साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा, साल का जो ब्याज मिलेगा, पहले वाले केस का क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो एक्स इंटू आर कितना है, 12 इंटू एक साल डिवाइड बाई, ये एक साल डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसी तरीके से वाई दूसरा अमाउंट है, और पहले वाले केस में कितना इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया उसने, 10%। तो इसी तरीके से दूसरा निकल जाएगा, वाई इंटू रेट 10%, एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है, ये दूसरे वाले की ब्याज आ जाएगी। और उसको दोनों की ब्याज कितनी मिली है, 2600 रुपये। तो ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 2600 रुपये के बराबर हो जाएगी। ठीक है,
एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी सही से बना लेंगे, इक्वेशन को छोटी कर लेंगे। कैसे करेंगे, 100 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 10y, ये हमारा हो जाएगा 26 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है। 2 हमने कॉमन ले लिया, तो के अंदर 6x + 5y = 26 0 0 0 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6x + 5y, 2 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 26 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 13 2 या 26 होता है, तो 13 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई। अब उसने क्या कहा है कि उसने अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया है। इंटरचेंज मतलब जो x 12% पे लगाया था उसकी जगह y लगा दिया है, और जो y 10% पे लगाया था उसकी जगह x लगा दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, x की जगह y लिख देंगे, y इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना नाउ, ठीक है। नाउ y क्या हो जाएगा, y इंटू 12 इंटू 1 साल के लिए ही डिवाइड बाई 100, ठीक है, और x इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। अगर उसने अमाउंट इंटरचेंज कर दिए होते, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो उसको 140 रुपये लेस मिलते, कम मिलते, 140 रुपये कम मिलते। किस में कम मिलते, जो पहले मिले थे। पहले कितने मिले थे, 2600 रुपये। तो 2600 में से हम 140 घटा देंगे और उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो कितने का ब्याज मिला वो लिख जाएगा, 0 में से 0 गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा, और इधर 5 4 2460 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, 12y + 10x = 2460 और 2 0 0, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 2 ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया, तो 6y + 5x, और 2 को साथ के साथ उधर भेज दिया, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 1 2 3। आपकी एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। जो x का कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन का, इनको 1 और 2 मान लेना पहली इक्वेशन, और इसको मान लेंगे दूसरी इक्वेशन। जो x का कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन का, वो y के कहाँ गया ये, इसको थोड़ा सही से लिख लेना। आप कैसे लिख लेना, देखो 5x + 6y लिख लेना इसको, ठीक है। तो जो x का कोफिशिएंट है वो y के कोफिशिएंट के बराबर हो गया, देखो है ना। और जो y का कोफिशिएंट है वो x के कोफिशिएंट के बराबर हो गया दूसरे इक्वेशन के। तो हम अपनी जो पहले ट्रिक लगाते थे, क्या ट्रिक लगाते थे कि पहले या तो पहले दोनों इक्वेशन को जोड़ दो और फिर दोनों इक्वेशन को घटा दो, चाहे पहली को दूसरी में से घटा दो, चाहे दूसरी को पहली में से घटा दो। वो ट्रिक इसमें लग जाएगी। और चाहो तो और किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, सीधा सीधा एलिमिनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेना, ये x और y की आपकी वैल्यू निकल जाएगी। हमने x और y माने थे, वो निकल जाएंगे, ठीक है। और एक जो अभी मैंने इससे पहले तरीका बताया था, जिसमें क्या माना था हमने, 100x और 100y मान लेते हैं, उस तरीके से भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज़ सम मनी, ठीक है। ए और बी जो हैं उनके पास क्या है, ईच वन ऑफ, हर एक मतलब ए और बी दोनों के पास क्या है, कुछ पैसे हैं, ठीक है। इफ़ ए गिव्स ₹30 टू बी, अगर ए अब 30 रुपये दे देता है बी को, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए, ठीक है। तो बी के पास ट्वाइस मनी हो जाएगा, ट्वाइस मतलब दोना हो जाएगा। किसका दोना हो जाएगा, द मनी लेफ्ट विद ए, जो लेफ्ट मतलब रहना, जो पैसा एक ए के पास, जो मतलब जो मनी रह गया है, पैसा मतलब मनी कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो पैसा ए के पास रह गया है उसके पास क्या हो जाएगा, बी के पास उसका डबल पैसा हो जाएगा। जब ए ने क्या किया, बी को कुछ पैसे दिए, ये ए है, ठीक है, इसने बी को 30 रुपये दे दिए, तो इसके पास जो पैसे बाद में रह जाएंगे, ठीक है, जो बाद में जो पैसे रह जाएंगे, यानी कि जो अगर इसके पास x रुपये थे और इसके पास y थे, तो अगर इसने x - 30 रुपये दे दिए तो b के पास कितने, y + 30 हो जाएंगे, ठीक है। y प्लस, अगर a के पास x रुपये थे, b के पास y रुपये थे, तो a ने क्या किया, 30 रुपये दे दिए, तो y के पास कितने हो जाएंगे, y + 30 हो जाएंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, देन b विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए, तो जो b के पास पैसे हो जाएंगे वो दुगने होंगे जो a के पास रह गए हैं। तो a के पास कितने रह गए, इतने रह गए हैं, तो जो b के पास रह गए हैं वो इसके दुगने होंगे, यानी कि इसका 2 टाइम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये सब रफ वर्क चल रहा है, ठीक है। बट इफ़ बी गिव्स ₹10 टू ए, लेकिन अगर बी 10 रुपये दे देता है ए को, ठीक है, बी क्या करता है, ए के पास, बी के पास, ए के पास x है, वाई के बी के पास y है, बी क्या करता है, x 10 रुपये दे देता है ए को, तो बी जब 10 रुपये देगा ए को, तो बी के पास 10 रुपये कम हो जाएंगे और ए के पास 10 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है।
देन ए विल हैव थ्राइस एज मच एज इज लेफ्ट विद बी। तो ए के पास जो अमाउंट होगा वो 3 गुना होगा जो बी के पास रह गया है, यानी कि ये कितना होगा, 3 गुना होगा जो बी के पास रह गया है, ठीक है। हाउ मच मनी डज ईच हैव, तो हर दोनों के पास कितना पैसा है ये पता लगा, कितना पैसा मतलब जो था स्टार्टिंग में कितना था वो पता लगाना है हमें, ठीक है। तो एक्स और वाई हमने मान लिया उस पैसे को, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, इसको सही से सॉल्व कर लेना है, इसको भी सॉल्व कर लेना है, फिर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा ये वाली, चलो लैंग्वेज बताता हूँ। लैंग्वेज कुछ नहीं करना है आपको, ये मानना है लेट क्या लिखा हुआ है इसमें, हाउ मच मनी डज ईच हैव, ठीक है। लेट द अमाउंट विद ए, ठीक है, लेट द मनी ईच ए हैव, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, लेट द मनी, मान लेते हैं जो पैसा ए के पास था, लेट द मनी विद ए मान लो, ठीक है। विद ए कितना है, एक्स है, ऐसे ही लेट द मनी विद बी को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये इक्वेशन सीधी लिख देंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था ना, सीधी इक्वेशन लिख देंगे 2x - 30, ठीक है। और या फिर लिखना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, केस 1, ठीक है। तो केस 1 में क्या हो जाएगा, जब उसने क्या किया, ए ने 30 रुपये दिए बी को, ठीक है। व्हेन ए गिव्स ₹30 टू बी, ठीक है। पहला केस लिख लिया, तो पहले केस में क्या हो जाएगा, उसने जब 30 रुपये दे दिए तो उसके कितना है, 2x - 30 किसके बराबर है, y + 30 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लिया हमने, 2x माइनस क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, इक्वल टू y + 30 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, y को उधर ले आते हैं, 2x - y और 60 को उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 60 + 30 90 हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये नहीं है कोई, लेकिन फिर भी एक्स और वाई को तो कम से कम साथ ले ही आए हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई केस 2 लिख लेंगे, क्या, व्हेन बी गिव्स, बी ने कितने दिए थे, 10 रुपये दिए थे, ठीक है। तो इसी तरीके से लिख लेना, व्हेन बी गिव्स ₹10 टू ए, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। तो इसको देखो ये आ गई, लिख लिया, और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको, x + 10 कितना हो जाएगा, 3y - 30, ठीक है। x - 3y ये क्या हो जाएगा, 3y - 30, 10 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ दूसरी इक्वेशन मान लेंगे, और पहली इक्वेशन तो हमारी थी वही, कौन सी, ये वाली जो भी आई थी, ये वाली 2x - y = 90, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। x और y हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ इन सवालों में क्या होता है, सवालों को समझ के इक्वेशन लिखने की होती है, जैसे हमने ये किया था, इसको समझ के ये ऐसे माना, ए की x मान ली, y मान लिया, ये सब रफ में आपको कर लेना है, ठीक है। तो बहुत आसानी हो जाएगी सवाल को समझने में, ठीक है। तो जब इस तरीके से, तो मेन चीज़ सवाल को समझना होता है इसमें, बाकी तो सब आगे आसान होता है। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, ठीक है। एक क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनको हमने क्या किया, रोज़ में खड़ा कर दिया। रोज़ मतलब जैसे बच्चे स्कूल में जो प्रेयर होती हैं, तो सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली में बच्चे क्या है, रोज़ में खड़े होते हैं, ठीक है ना, मतलब लाइन लगा के खड़े होते हैं, ठीक है। ये बच्चे खड़ा है, इसके पीछे दूसरा खड़ा है, इस तरीके से लाइन लगा के हर क्लास के बच्चे खड़े होते हैं ना। तो उसने क्या किया, एक क्लास के बच्चों को, मतलब एक ही क्लास के बच्चे ले लिए हैं, ठीक है। ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, एक ही क्लास के बच्चों को बहुत सारी रोज़ में खड़ा कर दिया है, ठीक है। मतलब 3-4 कितनी भी हो सकती है वो दिखानी है। इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर एक रो में 4 स्टूडेंट को और ज़्यादा एक्स्ट्रा खड़ा कर दिया जाए, हर एक रो में 4 स्टूडेंट को और ज़्यादा खड़ा कर दिया जाए, तो क्या होगा, देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो क्या हो जाएंगी, दो रोज़ क्या हो जाएंगी, कम होंगी, मतलब 2 लाइनें कम बनेंगी। अगर हम एक लाइन में चार बच्चे और बढ़ा दें तो क्या है, 2 लाइनें कम बनेंगी, ठीक है। तो मतलब देखो, अगर x क्या कहते हैं, हम मान लेते हैं क्या था, अगर हम x रोज़ मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं, रोज़ मतलब जो लाइनें बन रही हैं, हमको कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और एक लाइन में बच्चे कितने मान लेते हैं, एक लाइन में बच्चे मान लेते हैं y, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट्स मान लेते हैं, स्टूडेंट्स एक लाइन में, तो इन ईच क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स इन ईच रो,
एक लाइन में बच्चे कितने मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। एक लाइन में y बच्चे हैं और टोटल लाइन कितनी है, x, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, xy हो जाएंगे, है ना। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, XY, ठीक है। पूछा भी वैसे भी यही गया है ना, XY पूछा गया है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, सब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता लगाने हैं, ठीक है। तो एक रो में मैंने जितनी लाइन बन रही है वो हमने कितनी मान ली, X, और हर एक लाइन में कितने बच्चे हैं, Y, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, दोनों का गुणा हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से अगर आपके समझ नहीं आया हो तो, कि 4 लाइन बन रही है स्टूडेंट्स की, कितनी, 4, 1 2 3 4, और हर एक लाइन में 5 बच्चे हैं, कितने, 1 2 3 4 5 बच्चे खड़े हैं हर एक लाइन में। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 4 लाइन गुणा 5 बच्चे, यानी कि 20 बच्चे हो जाएंगे। वो यहाँ किया गया है, ठीक है। अगर x लाइन बन रही है और हर एक लाइन में y बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई, क्या हो जाएंगे, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई क्या होता है, xy होता है, वही हमने लिख दिया गया है, ठीक है। तो पहला केस क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर एक रो में 4 बच्चे एक्स्ट्रा हों, मतलब जो एक स्टूडेंट्स इन ईच रो हमने कितने माने थे, y माने थे, ठीक है। तो वो y ना होके y प्लस 4 हो जाएं, अगर 4 बढ़ा दिए जाएँ, हर रो में कितने बढ़ा दिए जाएँ, y बच्चे 4 बच्चे बढ़ा दिए जाएँ, ठीक है। मतलब y की जगह क्या हो जाए, y प्लस 4 हो जाए, ठीक है। और क्या हो जाए, देयर वुड बी 2 रोज लेस, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी, दो लाइनें कम बनेंगी, यानी कि जो x हैं वो घट के कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हैं वो तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। चाहे आप लाइन बढ़ा दो, चाहे कुछ भी कर दो, बच्चे तो उतने ही रहेंगे। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई अभी भी क्या आएगा, वो भी हमारा क्या आएगा, अभी भी XY के बराबर ही आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आपने क्या किया, बच्चों को आगे पीछे ही तो कर रहे हो। क्या किया आपने, कुछ बच्चे दूसरी लाइनों से निकाल के 4 पीछे लगा दिए, तो क्या होगा, दूसरी लाइन ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो उससे क्या बच्चे थोड़ा चेंज हो जाएंगे, टोटल बच्चे हैं वो तो XY रहेंगे, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया, ये किसके बराबर है, XY के हो जाएगा। दूसरा केस क्या दे रखा है, इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, अगर 4 बच्चों को कम कर दिया जाए, अभी तो बढ़ाए थे 4 बच्चे, अब क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए हर लाइन में से, ठीक है। तो y मतलब हर एक लाइन में कितने बच्चे हैं, y, तो y में से 4 कम कर दिए जाएँ, ठीक है। और क्या किया है, देयर वुड बी 4 रोज मोर, तो क्या बनेंगी, 4 लाइन ज़्यादा बनेंगी। तो अगर x लाइन बन रही थी तो अब कितनी बनेंगी, 4 लाइन, ठीक है। तो लाइन जितनी बनेंगी गुणा हर एक लाइन में बच्चे, वो तो उतने ही रहेंगे, कितने, जितने टोटल बच्चे थे, टोटल बच्चे कितने थे हमारे, XY रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी 2 इक्वेशन आ जाएंगी, इनको आप सॉल्व करेंगे तब आएंगी, ठीक है। तो इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी 2 इक्वेशन आ जाएंगी, उनको सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा। x और y में 2 इक्वेशन आएंगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, पहली वाली को सॉल्व करेंगे इसको, तो आपकी आ जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। XY कट जाएगा, 0 हो जाएगा, XY यहाँ मल्टीप्लाई होगा फिर उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। XY को टेंशन मत लो, आप सॉल्व करेंगे सब समझ में आ जाएगा। ऐसी दूसरी वाली को जब आप सॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, y माइनस एक्स, या फिर माइनस एक्स प्लस वाई कह लो, माइनस एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वही। और लेकिन x और y ध्यान रखें, यही गलती हो जाती है, x और y निकाल के लोग लिख देते हैं आंसर। x और y हमेशा जब भी आ जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका आंसर आ गया। आपको पता क्या लगाना है, आपको सवाल क्या पूछा गया है, टोटल स्टूडेंट्स पूछे गए हैं आपसे, क्या, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो आपको केवल x और y पता नहीं लगाना है, आपको x और y का क्या पता लगाना है, गुणा करके पता लगाना होगा। तो x और y की वैल्यू जो भी आएगी उनको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, xy। तो xy की वैल्यू रखी, फिर आपको बताना पड़ेगा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। केवल x और y लगा के आंसर नहीं छोड़ देना, ठीक है। देखो लैंग्वेज मैंने लिख के दिखा दी है, लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू x, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल टू y। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इन ईच रो, ठीक है। ये जरूर लिखना, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हर एक रो में है वो हम y मान रहे हैं, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, XY हो जाएंगे, ठीक है। x इंटू वाई XY, इसको पहला मान लिया, ठीक है। केस 1, इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं हर एक रो में। केस 1 क्या है कि अगर 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं हर एक रो में, तो क्या हो जाएगा, देन टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हर एक रो में क्या होता है, रो हमारी 2 से कम हो रही थी, तो x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4। लेकिन टोटल स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं, XY हैं, तो हमने टोटल स्टूडेंट्स की जगह क्या लिख दिया, XY। और ये कहाँ से आया, ये फ्रॉम 1 से ले लिया हमने, फ्रॉम 1 ले लिया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से केस 2 बना लेंगे। केस 2 में क्या लिख लेंगे,
उस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, दूसरी इक्वेशन मान लेना, क्योंकि पहला तो हम मान चुके हैं ऊपर। केस 2 में क्या लिख लेंगे, इफ़ केस 2 हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर लेस एन ईच, इफ़ 4, ये लैंग्वेज मैंने सीधी क्वेश्चन से ही उठाई है, इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, तो क्या हो जाएगा, देन मतलब देन टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल स्टूडेंट्स हमारे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, x+4 इंटू y माइनस 4, x+4 माइनस इंटू y माइनस 4, कितने हो जाएंगे, x+4 इंटू y माइनस 4 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, xy हैं, ये हमारे x+4 इंटू y माइनस 4 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने कहाँ से ले लिया, फ्रॉम 1 से ले लिया, ये भी 1 से लिया, यहाँ पे xy टोटल स्टूडेंट्स xy है, कहाँ से लिया, इससे लिया, टोटल स्टूडेंट्स xy। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक और इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन को आप तीसरी मान लेना। ठीक है, क्योंकि दूसरी हम यहाँ मान चुके हैं, तो दूसरी और तीसरी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर x और y निकल जाएगा। फिर लास्ट में लिखेंगे क्योंकि हमें टोटल स्टूडेंट्स पता लगाना है, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं, वो xy हैं, और x और y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू 8 निकल के आ जाएगी, तो 8 और y की क्या निकल के आएगी, 12। दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, 8 इंटू 12 यानी कि 96, ये आंसर होगा। ठीक है, केवल x y आंसर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।